हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स तक का आ जाता है और आज की क्लास के अंदर हम पूरा चैप्टर ए से लेकर जेड तक सारे टॉपिक इसके हम लोग खत्म कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैं जितनी भी चीज़ें आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें आप हैंड टू हैंड नोट भी करते रहना। इससे आपको फर्दर जब आप इस चैप्टर को रिविजन करोगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए, छोटा सा चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, और थर्ड हम समझेंगे कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये विजिबल और इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है, करंट अकाउंट फर्दर, और उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर डिवाइड करा हुआ है, वो हम समझेंगे। फिर ये कैपिटल अकाउंट जो होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो क्यों होता है, और फिर इस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा सकती है, इसको कैसे करेक्ट कर सकती है। तो ये कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक्स के अंदर गिवन है। तो आज पूरा जो चैप्टर है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है। क्या चीज़ होता है? एक अकाउंट होता है। और आपको, चलो मैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को हटा देता हूँ, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि इवन कोई छोटी सी शॉप वाला होता है ना, तो वो दिन भर के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस करता है या महीने में कितनी ट्रांजैक्शंस करता है उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। वो इसलिए रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपना प्रॉफिट लॉस इजीली पता लगा पाए और पता लगा पाए कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आगे मुझे क्या स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करना है। सेम यही काम एक फैक्ट्री वाला भी करता है, एक कारखाने वाला भी करता है, और एक यही काम एक कंपनी वाला भी करता है। जब एक छोटी सी शॉप वाला, एक फर्म वाला, एक कंपनी वाला, जब हर बंदा अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और उस ट्रांजेक्शन से अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है और फिर उसके हिसाब से फर्दर डिसीजन लेता है, तो आप सोचो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी को चला रही है, इतने बड़े देश को चला रही है, और हमारे देश का लेना देना दुनिया के सभी देशों के साथ है। हम दुनिया के सभी देशों के साथ ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट भी उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी जो हमारी इंडिया दुनिया के सभी देशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड हो, अगर वो सारी चीज़ें हमारी इंडियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी तभी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पता लगा पाएगी कि हमारे देश में कितना फॉरेन कैपिटल आ रहा है, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है, हमारे कितने असेट्स आ रहे हैं, कितने असेट्स जा रहे हैं, या फिर हम कितना दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। जो हम आगे बजट बनाएंगे, हम जो पॉलिसीज बनाएंगे, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। हम जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो सब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है, जैसे कंपनी अपना अकाउंट बनाती है, एक शॉप वाला अपना अकाउंट बना रहा है, फैक्ट्री वाला, कारखाने वाला, सेम ऐसी हमारी इंडिया भी एक अकाउंट बनाती है। और बल्कि इंडिया के, दुनिया के जितने भी देश हैं सब अपना अपना अकाउंट बनाते हैं और उसमें ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा देश दुनिया के सभी देशों के साथ कितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो इसी अकाउंट को हम लोग कह देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हमारा इंडिया भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाता है और सारी ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर लिखता है कि हम दुनिया से कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, आइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की अगर मीनिंग आ जाती है, 1 मार्क्स की ये एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आती है, तो आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या बताया गया है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है,
दैट प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अच्छा, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग करने का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो अच्छी तरीके से पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं पता होता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसके अंदर हम हर ट्रांजेक्शन को एक साइंटिफिक तरीके से 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट में और एक क्रेडिट एस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा देश दुनिया के सारे देशों के साथ कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको एक स्टेटमेंट की तरह रिकॉर्ड करता है। और किस मैनर में रिकॉर्ड करता है? सिस्टमैटिक मैनर में, यानी एक साइंटिफिक तरीके से। ऐसे नहीं कि अपने तरीके से जैसे मर्जी रिकॉर्ड कर लो, एक सिस्टमैटिक तरीका, जैसे हम बोल सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो पैसा से रिलेटेड होती है, जो मनी से रिलेटेड होती है। जैसे गुड्स को सेल करा, परचेस करा, सर्विसेज को सेल करा, परचेस करा, है ना, कैपिटल ट्रांसफर करा, लोन लिया, लोन दिया, तो ये सारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो पैसों से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज पैसों को छोड़कर अगर वैसी कोई बात हो रही है तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारे बिजनेस के अकाउंट 1 साल का बनता है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जनरली 1 ईयर का एक बार में बनता है, ठीक है। तो हमारे देश के लोग, हमारे देश की गवर्नमेंट दुनिया के सभी देशों के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, यानी जो भी पैसों में लेन देन करती है, वो सब हमारी गवर्नमेंट एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेती है और उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम दे देते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन 1 नंबर की आती है एग्जाम के अंदर, आपने याद रखनी है, ठीक है। अगले नंबर पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो समझ लो आपको ये चैप्टर 90% समझ में आ गया, क्योंकि आगे हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सारे टॉपिक इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेनली 4 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। जो पहला कंपोनेंट होता है वो गुड्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? गुड्स से। अच्छा, पहले ये बता देता हूं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें 2 साइडें होती है। एक होती है क्रेडिट साइड, जिसमें आता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आने के चांसेस है, यानी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाइना को कोई सामान बेचती है, अमेरिका को कोई सामान बेचती है, तो इस केस में हमारे को पेमेंट रिसीव होगा, यानी कि फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। तो इसलिए इस साइड लिखा हुआ है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारे देश के लोग फॉरेन से कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज खरीदते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आप याद रखना है। जब पैसा आएगा तो वो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, जब पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। कुल मिलाकर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में 2 साइडें होती हैं, एक इनफ्लो का और एक आउटफ्लो का। अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी भी वजह से आता है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और फॉरेन एक्सचेंज अगर किसी भी वजह से जाता है तो वो डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। क्लियर? सबसे पहला आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और इस साइड आ जाएगा हमारा इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पहली कंपोनेंट होती है वो विजिबल चीजों को रिकॉर्ड करती है। किसको रिकॉर्ड करती है? विजिबल चीजों को रिकॉर्ड करती है, जो आंखों से देखी जा सकती है देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए। फॉर एग्जांपल, हम फर्नीचर बेच रहे हैं या फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम कपड़े बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, हम मशीनरीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और उनको हम आंखों से देख सकते हैं अपने देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए, उसको हम लोग किस में रखते हैं? पहली कंपोनेंट के अंदर। जैसे कपड़े बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, प्लांट बेच रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा गुड्स बेच रहे हैं जो खाने पीने की है, तो उसको हम देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। तो अगर हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, और अगर हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्लियर हो जाता है? अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हमारे देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, बैलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है इसको हम लोग कहते हैं BOT, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसी को हम लोग कह देते हैं विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को हम लोग कहते हैं विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, अभी इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड कंपोनेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड कंपोनेंट होता है सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। कोई भी ऐसी चीज जो सर्विस नेचर की है और हम बाहर से रिसीव कर रहे हैं या हमारे देश के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर हम बहुत सारी ऐप्स यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया। तो ये हमारे देश की नहीं है, हम दूसरे देशों की सर्विसेज एक तरीके से हम उनकी ऐप यूज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे बैंक हैं, हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारे देश के बहुत सारे बोल सकते हैं टीचर्स हैं जो अपनी सर्विसेज फॉरेन में देते हैं। तो सर्विसेज को कभी ना हम जाते हुए नहीं देख सकते। तो अगर हमारे देश के लोग सर्विसेज बाहर वालों को दे रहे हैं, यानी कि हम अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वहां से पैसा कमाएंगे। तो इसलिए ये किस में आ जाता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो अगर हम अपनी सर्विसेज बाहर देते हैं, सेम ऐसे ही अगर हम बाहर वालों की सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज बाहर वालों से ले रहे हैं, डॉक्टर की सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं, या लॉयर की सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियों की सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं, शिपिंग की सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। क्लियर? तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो यहाँ, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो यहाँ पर आ जाता है। और ये जरूरी नहीं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिल्कुल बराबर हो। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पर 150 में से 50 गया तो कितना बचा? 100। तो ये जो, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। क्या कह देते हैं हम लोग इसको? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। तो इनविजिबल ट्रेड भी हम लोग इसे कह देते हैं। तो ये है इनविजिबल आइटम। तो दो कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिए, इसी को बढ़िया तरीके से समझना है क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहला कंपोनेंट होता है वो विजिबल आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारे लोग दूसरे देशों के साथ कर रहे हैं, जिन्हों हम देख सकते हैं, वो विजिबल में आता है, जिसे हम देख नहीं सकते वो इनविजिबल में। उसके बाद आ जाता है हमारा वन साइडेड पेमेंट या रिसिप्ट, जैसे हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कह देते हैं। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट गिफ्ट, रेमिटेंसेस, इंडिमिनिटीज या पेड टू फॉरेनर्स, अगर हम फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर देती है, जैसे मोदी जी बाहर जा रहे हैं तो दूसरे देशों में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो कई बार वहाँ चैरिटी कर देते हैं, वहाँ पर कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं उनके लिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है, जैसे कोरोना के टाइम पर आपने देखा था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों की मदद करी थी, बहुत सारी कंट्रीज़ की मदद करी थी, हमने दवाइयाँ भेजी थी, हमने बहुत सारी चीज़ें, तो वो फ्री में होता है। ठीक है, डोनेशन वगैरह दिया था और सिंपल उन्होंने भी हमारे लिए करा था, हमें भी डोनेशन वगैरह मिली थी। तो ये सब क्या है? वन साइडेड पेमेंट होती है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। अगर हम दूसरों को दे रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर तो इस साइड आता है, और अगर हम दूसरों से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ले रहे हैं, गिफ्ट्स हमें मिल रहे हैं, हमें डोनेशन रिसीव हो रही है, तो वो इस साइड आ जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। अब ये कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट क्या है? इसके अंदर गुड्स का लेन देन नहीं होता है, इसके अंदर सर्विसेज का लेन देन नहीं होता है, इसके अंदर होती है कैपिटल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से क्या कर लिया? लोन ले लिया। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेती है, या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे देती है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपनी कंपनियों के शेयर्स बाहर वालों को बेच देते हैं, या हमारे देश के लोग बाहर की कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हैं, अगर फॉरेन के लोग हमारे देश के अंदर असेट्स परचेज कर लेते हैं, बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, लैंड परचेज कर लेते हैं, सेम हमारे इंडियंस लोग बाहर जाकर बिल्डिंग, लैंड परचेज कर लेते हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। तो यहाँ पर याद रखना, बोरिंग फ्रॉम अब्रोड, अगर हम दूसरों से लोन ले रहे हैं, हम कोई कैपिटल पेमेंट बाय सेल ऑफ असेट्स टू दी फॉरेनर्स, और अगर हमने अपने क्या कर दिए, हमने अपने असेट्स फॉरेनर्स को बेच दिए, तो फिर हमारे पास पैसा आता है। अगर हमने बोरोइंग्स रिसीव करिए, विदेश से पैसा उधार ले लिया, तो वो फिर किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। सेम ऐसे ही अगर हमने किसी को उधार दे दिया, हमने किसी को लोन दे दिया है, ठीक है, या फिर हमने क्या करा है? कैपिटल पेमेंट टू और परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम द फॉरेनर्स। अगर हमने फॉरेन के अंदर जाकर कोई भी लैंड परचेज कर ली, कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया, फॉरेन
फॉरेन कंपनी के हमने शेयर्स परचेज कर लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमें पैसा पे करना पड़ता है। क्लियर हो गया। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला जो है वो गुड्स के रिगार्डिंग है, दूसरा सर्विसेज के रिगार्डिंग है, तीसरा वन साइडेड पेमेंट्स के रिगार्डिंग है, और चौथा कैपिटल ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग। तो इसमें ना कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ कंपोनेंट्स दे देता है और आपसे वो सिर्फ ये पूछता है कि ये बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। ये गुड्स के अंदर आएगा, जैसे विजिबल आइटम्स में आएगा, इनविजिबल में आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा, या फिर कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट अच्छे से याद रख लेना कि जैसे हम लोन पे करते हैं या फिर हम बाहर से लोन रिसीव करते हैं, ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारे देश के लोग, अगर हम अपनी कंपनियों के शेयर्स बेच देते हैं या फिर दूसरी कंपनियों के शेयर्स हम बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, या फिर हमारे देश के अंदर फॉरेनर्स आकर हमारे देश की ज़मीन में हमारे देश की ज़मीन खरीद लेते हैं, या फिर हमारे देश के अंदर बिल्डिंग वगैरह परचेज कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं बाहर जाकर, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से याद रखोगे तो अभी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला, यही बताया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितनी चीजें होती है, 2 साइडें होती हैं इसकी, ये बता दिया गया। उसके बाद आ जाता है हमारा कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने कंपोनेंट है। सबसे पहला विजिबल आइटम्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं, गुड्स। तो पहला क्या था, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इसे हम लोग फिजिकल गुड्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये वो चीज, इसके अंदर वो चीजें शामिल की जाती है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या था, इनविजिबल आइटम्स का, जिसके अंदर क्या आती हैं, सर्विसेज आती हैं। अगर हम फॉरेन को सर्विसेज दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो इसके अंदर आ जाता है, इसमें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। क्लियर है। और सर्विसेज वो होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है हमारा वन साइडेड पेमेंट, और या फिर रिसिप्ट आ जाती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसमें गिफ्ट, डोनेशन या रिमिटेंसेज आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, जैसे बोरोइंग हो गया, सेल परचेज असेट्स आ गया, ठीक है, कैपिटल पेमेंट रिसीव करा या हमने पे करा, तो ये सब आ जाता है कैपिटल ट्रांसफर के अंदर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना कंपोनेंट्स बताने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर कंपोनेंट्स बताने तो कितने कंपोनेंट्स हो गए, 4 कंपोनेंट्स हो गए। बस इन चारों को आपको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि विजिबल और इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपसे किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है रॉ 1 और रॉ 2, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। विजिबल आइटम ये वाला, ठीक है, इसे एक बार रफ करके पूरा समझाता हूं। इन दोनों के बीच में वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वो आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। कह रहे कि विजिबल और इनविजिबल आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मीनिंग पे आ जाते हैं। विजिबल आइटम्स वो होते हैं जिन्हें हम देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वो विजिबल आइटम है। जैसे हम फर्नीचर बेच रहे हैं, जैसे हम कपड़े बेच रहे हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हैं, तो ये विजिबल आइटम्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स में वो आ जाते हैं जिनको हम देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे बैंकिंग की सर्विसेज दिखाई नहीं देती। अब एक बात बताओ, हम लोग फॉरेन की बहुत सारी ऐप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ये इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ये फॉरेन से आती हुई थोड़ी ना दिखाई देती है। एक तो क्या है, ये एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, शिपिंग की सर्विसेज हो गई, सर्विसेज आते जाते दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम देते हैं। तो ये क्या है, सर्विसेज को हम देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल में मशीनरीज है, राइस है, टी है, क्लॉथ है, गुड्स, ये सारी चीज़ें दी। इसमें शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। अगला आ जाता है हमारा अदर इनकम में, अदर नेम, सॉरी। तो ये जो विजिबल आइटम है इसका नाम होता है, इसको हम लोग विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है, विजिबल आइटम जो होता है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को हम लोग कह देते हैं विजिबल ट्रेड, याद रख लेना। और इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग कह देते हैं इनविजिबल ट्रेड। तो ये अदर नेम भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड
और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो मैं आपको यहीं से समझा देता हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये जो पूरा अकाउंट है, ये जो पूरा अकाउंट है, इस पूरे अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और इस पूरे अकाउंट के अंदर से अगर हम सिर्फ ये वाली चीज काट लेते हैं, जो सिर्फ इसका रॉ 1 है और रॉ 5 है, यानी कि सिर्फ ये फर्स्ट वाली लाइन, इसे हम लोग कह देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा बहुत बड़ा अकाउंट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 250। तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है, विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है और कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट भी आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसका कंसेप्ट कैसा है, इसका कंसेप्ट है काफी नैरो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि अपने आप में एक पूरा कंप्लीट अकाउंट है, तो इसका कंसेप्ट कैसा है, इसका कंसेप्ट है ब्रॉड। तो यही हमारे को डिफरेंस में मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या बोला गया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या बोला गया, इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो गुड्स से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट कुछ भी हो। नेचर ऑफ आइटम, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आएगा, इसके अंदर सब आएंगे, विजिबल आएंगे, इनविजिबल आएंगे, इसमें सब कुछ, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर, सब कुछ। इसका कंसेप्ट कैसा है, नैरो, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। और इसका कंसेप्ट कैसा है, बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है, और ये अपने आप में एक पार्ट है, ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट अकाउंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेचर ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपको किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में पता लगाना है और अगर आपको किसी देश की डेवलपमेंट को जज करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड से थोड़ी ना देखोगे। आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखकर आप उस देश का अंदाजा लगा रहे हो, डेवलपमेंट का अंदाजा लगा रहे हो, तो ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते। आप किसी देश की ग्रोथ को कब जज कर सकते हो, जब आप उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारी चीजों को देखो, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो इसलिए बोला जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसमें हर चीज का रिकॉर्ड है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ हम गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी होता है। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई बार एग्जाम के अंदर डिफरेंस पूछा गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर सामने आ रहा है, नाम क्या है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है ना, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला था कि इसमें ना सारी चीजों का आंसर आपको स्ट्रक्चर से ही मिलेगा, तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि इसमें सारी चीजों का आपको आंसर किससे मिलेगा, स्ट्रक्चर से ही मिलेगा। तो एक बार हम स्ट्रक्चर को दोबारा समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ये पूरा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है। ये जो 3 कंपोनेंट है ना, इस 3 कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है। और ये वाला जो है ना, ये इसे हम लोग कह देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स भी आ जाता है, यानी विजिबल आइटम आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी करंट अकाउंट में आता है। जबकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, करंट अकाउंट में हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? डेली। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेली चलता है। आपको पता है कि
दुनिया भरी देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है डेली बेसिस पे, कभी कुछ जा रहा है कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। सर्विसेज भी कभी नहीं रुकती, आती जाती रहती है। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कभी नहीं रुकता, है ना। मोदी जी कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं, गिफ्ट्स देते रहते हैं, डोनेशन देते रहते हैं, लोग भी हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर होते हैं, यानी कि इनका ना क्या चलता रहता है, फ्लो कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जबकि ये जो कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, ये एक क्या होता है कि जैसे हम लोन क्या डेली तो नहीं ले सकते ना हमें कोई डेली लोन देने के लिए आता है, ना हम डेली अपने असेट्स को बेचते हैं, ना हम डेली असेट्स को खरीदते हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स डेली बेच देते हैं किसी को, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये एक स्टॉक नेचर की चीज है। क्या है, स्टॉक नेचर की चीज। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, इसके अंदर सिर्फ लास्ट वाला आता है, ये फ्लो कंसेप्ट होता है, और ये कैसा कंसेप्ट होता है, स्टॉक कंसेप्ट होता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट आ जाता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। करंट अकाउंट का डेफिसिट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमने फॉरेन करेंसी की पेमेंट ज्यादा करी है और फॉरेन करेंसी हमारी को रिसीव कम हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे के अंदर चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कैपिटल अकाउंट का सहारा लेती है, यहां से लोन लेकर फिर इस चीज को कंप्लीट करती है। ठीक है। तो कई बार ऐसे भी है तो होता है कि भाई जो ये हमारा करंट अकाउंट है इसकी डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल अकाउंट का वो करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम आ जाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट कॉज चेंज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी। याद रखना है कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकी डीलिंग करते हैं। इससे हमारी कंट्री में असेट्स और लायबिलिटी की चेंज नहीं आता है, इससे हमारे कंट्री में असेट्स लायबिलिटी में चेंज नहीं आता। जबकि इसकी मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, इसकी वजह से जैसे हम लोन देते हैं या लोन लेते हैं या फिर हम अपने असेट्स को बेच देते हैं, अपनी बिल्डिंग बेचते हैं, अपनी लैंड बेच देते हैं, तो इससे हमारे देश के अंदर असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। सबसे पहला डिफरेंस याद रखना कि करंट अकाउंट में डीलिंग करने से हमारे देश के असेट्स लायबिलिटी में चेंज नहीं आता, जबकि कैपिटल अकाउंट में हमारे असेट्स लायबिलिटी में चेंज आ जाता है। इसका कंसेप्ट फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि ये रुकता नहीं है, डेली चलता रहता है। इसका कंसेप्ट स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक जाता है। अभी अगर मैं पूछूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कितना लोन लिया तो आप बता सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि अभी हमने कितना सामान बेचा। अरे हम अभी एक पीरियड में पूछोगे कि पिछले महीने में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कितना सामान बेचा या कितना सामान खरीदा है। तो ये कैसा है, फ्लो है, और वो कैसा है, स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। इसके कंपोनेंट्स है विजिबल, ठीक है, और क्या है, इनविजिबल, और है यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ गया, बोरोइंग्स आ गया, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। क्लियर होता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर तो चलो हमें समझ में आता है कि 3 चीजें थी वहां पर, एक विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। और कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर मेन 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट आ जाता है बोरोइंग, और तीसरा कंपोनेंट आ जाता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सबसे पहले पर आ जाते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, या तो शेयर्स में या फिर रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का मतलब जैसे कि बिल्डिंग हो गया, या फिर बोल सकते हैं लैंड बिल्डिंग, ये जो होता है इसे हम रियल एस्टेट कह देते हैं। ठीक है, हमारे देश का कोई भी इंडिविजुअल, हमारे देश की गवर्नमेंट और हमारे देश की फर्म अगर फॉरेन में जाकर उस देश की किसी भी कंपनी के शेयर्स
परचेज कर लेती है, या उस देश की किसी कंपनी को ही परचेज कर लेती है, किसी इंस्टीट्यूशन को परचेज कर लेती है, या फिर वहाँ पर जाकर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई बिल्डिंग परचेज कर लेती है, लैंड परचेज कर लेती है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सेम वहाँ के लोग, वहाँ की इंस्टीट्यूशन और वहाँ की गवर्नमेंट भी तो हमारे देश के अंदर ये काम कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसे हम लोग कह देते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट शेयर्स और रियल एस्टेट के अंदर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके ओनर बन जाते हैं, उस असेट्स का कंट्रोल हमारे पास पूरी तरीके से आ जाता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करके उसके ओनर नहीं बन पाते, यानी उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश की इंस्टीट्यूशंस, हमारे देश की गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है, बॉन्ड्स परचेज कर लेती है, डिबेंचर परचेज कर लेती है, तो हम उस कंपनी के ओनर नहीं बनते। हमें बाहर बैठे बैठे कुछ इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया तो हमें क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा। सेम फॉरेन की गवर्नमेंट, फॉरेन के लोग अगर हमारे देश की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो इस कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे, बल्कि वो इस कंपनी के बस इन्वेस्टर बन गए। तो इसे हम लोग कह देते हैं बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा समझना कि अगर फॉरेन की कोई इंस्टीट्यूशन, फॉरेन की गवर्नमेंट या फॉरेन की कंपनी हमारे देश में आकर कोई बिल्डिंग परचेज कर लेती है, जमीन परचेज कर लेती है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं बच्चों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेम ये काम हम भी कर सकते हैं वहां पर जाकर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम ओनर बन जाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम ओनर नहीं बनते। तो ये चीज आप लोग एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगले नंबर पे हमारा है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या है? यार हमारे देश का कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की इंस्टीट्यूशन अगर बाहर से जाकर किसी भी सोर्स से, यहाँ बाहर की गवर्नमेंट से, बाहर की इंस्टीट्यूशन से या बाहर के इंडिविजुअल से लोन ले लेती है, तो ये किस में आ गया कि हमने बोरोइंग करी है, हमने लोन लिया है। सेम बाहर की इंस्टीट्यूशन, बाहर के गवर्नमेंट और बाहर के लोग भी हमारे देश के अंदर से आके लोन ले सकते हैं, तो ये किस में आ जाता है? बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब सिंपल, या तो हमने लोन दिया या फिर हमने लोन लिया, तो ये सब किस में आ जाता है? बोरोइंग्स के अंदर। अगला है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब, देखो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका हमारे बैंकों के साथ, हमारे RBI के साथ लेन देन चलता ही रहता है, इनके बीच में उधार चलता ही रहता है। तो ये जो लेन देन है, ये जो उधार वगैरह चलता रहता है, ये सब किस में आ जाता है? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट 3 है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में 2 आ जाते हैं, बोरोइंग, प्राइवेट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। अगर हम बोरोइंग करते हैं या हम बोरोइंग करते हैं या वो हमारे से बोरोइंग करते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बच्चों? अब हम समझने वाले हैं ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम इन द BOP। देखो BOP अकाउंट के अंदर हम जितनी भी डीलिंग्स करते हैं, यानी कि हम हमारा देश दुनिया के सभी देशों के साथ जितनी भी डीलिंग करता है, उन डीलिंग्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है ऑटोनोमस आइटम की डीलिंग और एक होता है अकोमोडेटिंग डीलिंग। तो ऑटोनोमस डीलिंग क्या होता है और अकोमोडेटिंग डीलिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, ऑटोनोमस आइटम के अंदर जो डीलिंग होता है वो प्राइवेट लोग भी करते हैं, वो गवर्नमेंट भी करता है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी करता है। लेकिन अकोमोडेटिंग के अंदर जो डीलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ऑटोनोमस में जो डीलिंग होती है वो मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, लेकिन इसके अंदर जो डीलिंग होती है वो हमारे BOP अकाउंट को बैलेंस करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? BOP अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ऑटोनोमस आइटम के अंदर जो हम डील करते हैं वो हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में से करते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम के अंदर जो डील होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है? कैपिटल अकाउंट के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? तो आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि ये अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम की डीलिंग होती क्या है। देखो एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर अगर मान लो, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई इंसान चाइना से इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में लाकर सामान को बेच देता है।
आप उसे जाकर बोलते हो कि यार हमारे देश का जो बीओपी है ना वो डेफिसिट में जा रहा है। अब देखो बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या है, अगर हम फॉरेन से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करेंगे और हम फॉरेन को एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में फॉरेन कैपिटल यानी फॉरेन का पैसा कम आएगा, इनफ्लो कम होगा और आउटफ्लो ज़्यादा होगा। इससे हमें क्या होगा, हमें फॉरेन की बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन की गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जिससे हमारी स्थिति क्या होने लग जाती है, खराब होने लगती है। 1991 में जो हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था वो इसी वजह से हुआ। फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन फॉरेन से हमें सामान खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए और बहुत सारी चीज़ों खरीदने के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी, जिससे हमें बार बार क्या करना पड़ता था, फॉरेन के इंस्टीट्यूशन से लोन मांगना पड़ता था। अब वो लोन इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने हमें लोन देने से भी मना कर दिया। तो इसमें होता क्या कि मान लो अगर कोई इंसान चाइना से इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में सामान बेचता है और मैं जाके उससे बोलता हूँ यार हमारे देश का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चल रहा है, प्लीज़ तुम इंपोर्ट मत करो, हमारे देश में ही वो सामान बनाओ। तो बोलेगा तू पागल हो गया क्या, कनपट्टी पे लगाएगा मेरे दो? क्योंकि भाई वो इंपोर्ट करता है और उसे लाकर बेचता है, उसको मतलब नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या है। हमारे देश में इतने सारे जो ट्रेडर हैं जो इंपोर्ट करके और इंडिया के अंदर लाकर सामान को बेचते हैं, तो उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भी नहीं पता। वो इंपोर्ट करते हैं इसलिए क्योंकि उनको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस आइटम। भाई ऑटोनोमस आइटम में गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन यानी कि कंपनी वगैरह कोई भी या फिर प्राइवेट बंदा जो फॉरेन से इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि हमारा बीओपी बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस डीलिंग, यानी ऑटोनोमस आइटम के अंदर वो बंदा डील कर रहा है। यार मैं जापान से सामान खरीदता हूं, इंडिया में लाके बेच देता हूं, चाइना से खरीदता हूं, इंडिया में लाके बेच देता हूं। अगर मुझे कोई आके समझाएगा कि भाई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, तुम मत करो, तो मैं बोलूंगा पागल हो गया कि मैं भाई अपना बिजनेस कर रहा हूं। तो आम जनता को बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन कैपिटल का कितना इनफ्लो आउटफ्लो उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम जब बीओपी की परवाह किए बिना हम लोग डीलिंग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस आइटम के अंदर डील करते हैं। अब देखो होता क्या है, साल का एंड हुआ, साल के एंड में देखा जाता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे पास फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो कम हुआ, आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, जाकर कहीं से फॉरेन रिजर्व को यानी कि फॉरेन का जो पैसा है उसको क्या करती है, लोन लेने की कोशिश करती है और उसको रिकवर करने की कोशिश करती है। कई बार इंडियन गवर्नमेंट हमारे असेट्स को बेच देती है, शेयर्स को कंपनियों के बेच देती है और उस जो डेफिसिट आ रहा है उसको कवर करने की कोशिश करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस आइटम की डीलिंग। ऑटोनोमस आइटम की जो डीलिंग होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है एक बार जरा समझना। ऑटोनोमस आइटम के अंदर ये इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया जाता है, यानी पैसा कमाने के लिए। इसका मेन मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। इसमें डील करते टाइम हम बीओपी की आइडेंटिटी की परवाह नहीं करते। अच्छा, इसके अंदर डील कौन करता है, इसके अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट सभी लोग इसके अंदर डील करते हैं, ठीक है। और ये दोनों अकाउंट से इसके अंदर डील होता है, इसमें करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों से डील होता है। अच्छा, इसको हम लोग अबव द लाइन भी कहते हैं, यानी कि जो ऑटोनोमस डीलिंग होती है उसे हम लोग अबव द लाइन भी कहते हैं। अबव द लाइन क्यों? क्योंकि जो कैपिटल नेचर की जो चीज होती है, यानी आपको पता है जो अकोमोडेटिंग डीलिंग होती है वो सिर्फ किस अकाउंट से होती है, कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट का जो आपने देखा था स्ट्रक्चर वो सबसे नीचे होता है, तो इसलिए इसको हम लोग अबव द लाइन भी आइटम कह देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होती है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं की जाती, सबसे पहली बात, ठीक है। इसका मेन मकसद होता है बीओपी की आइडेंटिटी को बनाए रखना, यानी बीओपी को बैलेंस करना, ठीक है। इसमें कौन डीलिंग करता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डील करती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर कोई डील नहीं करता। और इसके अंदर जो डीलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट से होती है, कैपिटल अकाउंट से इसके अंदर डीलिंग होती है। और इसे हम लोग बिलो दी लाइन भी कह देते हैं। एग्जाम के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है बीओपी के अंदर, ठीक है। और बीओपी में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, इंस्टीट्यूशन कर रही है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट के लिए कमा रहा है, यार अगर मैं फॉरेन से लोन ले रहा हूं तो यार वो तो मैं प्रॉफिट के लिए ले रहा हूं ना, मेरा कुछ ना कुछ फायदा होगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, पैसा कमाऊंगा। ऑटोनोमस आइटम है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बीओपी डिसमैच हो जाता है और फॉरेन कैपिटल की हमारे देश के अंदर सप्लाई कम हो जाती है, तो इसे ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती है, तो इसको हम लोग कह देते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स की ट्रांजेक्शन है। क्लियर। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कोजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन दी बीओपी। अब ये बीओपी जो होता है वो डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब देखो, हमारा जो इंडिया का बीओपी है ना, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी कम है और हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। चाहे वो आप गुड्स के मामले में बात करो, चाहे वो सर्विसेज के मामले में बात करो, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट कम है इस वजह से हमारे पास फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो नहीं होता और इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की डिमांड करनी पड़ती है। तो हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो कम है और फॉरेन कैपिटल का, फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम लोग कह देते हैं कि हमारा बीओपी क्या हो गया? डिसमैच हो गया या फिर डिसइक्विलिब्रियम। देखो, ओवरऑल बीओपी कभी इम्बैलेंस नहीं हो सकता। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसको हम एक डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर शुरू में ही बताया था, यहां पर मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ये हमेशा याद रखना ओवरऑल तो हमेशा मैच करेगा, क्योंकि इसे किस सिस्टम से बनाया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम से। लेकिन इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस आ सकता है, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे यूनिलेटरल ट्रांसफर का हो, चाहे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट का हो, इनके अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर डिफरेंस आ सकता है फॉरेन कैपिटल का, यानी कि ये इंडिविजुअल आइटम डिसमैच हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। तो ये जो इनफ्लो है, कई बार इनफ्लो कम होता है और आउटफ्लो फॉरेन कैपिटल का ज्यादा होता है, यानी फॉरेन रिजर्व का ज्यादा होता है। तो वो यही चीज पूछ रहा है कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम आता है वो इंडिया में क्यों आ रहा है? इंडिया के बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है? यानी कि इंडिया के बीओपी में फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो बहुत कम है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, 3 बड़े रीजन है। पहला इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा हमारा आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर और तीसरा हमारा आ जाता है सोशल फैक्टर। याद रख लेना, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने के 3 बड़े कारण होते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर, दूसरा हमारा आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर और तीसरा हमारा आ जाता है सोशल फैक्टर। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या आता है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस हो जाना, देश के अंदर अचानक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फॉरेन से खरीदनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके देश के अंदर एक्सपोर्ट क्या होगा? आपका कम होगा और इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। हाई डोमेस्टिक प्राइसेस, अगर देश के अंदर चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो आप फॉरेन की चीज़ें खरीदने लगोगे। आजकल हम मार्केट में टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीज़ें लेने जाते हैं तो इंडियन कंपनियों के रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरेन कंपनी की चीज़ें परचेज कर लेते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन चीज़ों के रेट बहुत हाई मिलेंगे तो आप याद रखना कि हम फॉरेन का एक्सपोर्ट क्या, इंपोर्ट क्या करने लग जाते हैं? बढ़ाने लगते हैं, जिससे हमारा बीओपी डिसमैच हो जाता है। देखो, हमारे इंडिया का जो बीओपी है ना, उस बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्यों है? हमारा इंडिया का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। हो सकता है किसी देश का बीओपी पॉजिटिवली इनबैलेंस हो, जैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो भी सकता है, लेकिन हम अपने इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जैसे कि जर्नल बिजनेस के अंदर जो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, बिजनेस के अंदर कई बार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा हो जाता है। सोर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, अगर देश के अंदर नई टेक्निक में चेंज हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में चेंज हो रहा है, नई कंपनियां आ रही हैं, जा रही है, तो भी हमारा बीओपी क्या हो जाता है? डिसमैच हो जाता है। एक होता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, स्टेट गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, आपको पता है, टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। देश के अंदर कई बार एनवायरमेंट एक जैसा नहीं रहता है ना, कई बार 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हमारे देश के अंदर, हमारे देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपैक्ट होता है, हमारे देश की इन्वेस्टमेंट्स इंपैक्ट होती है और हमारे बीओपी के अंदर डिसमैच आ सकता है। अगला हमारा है सोशल फैक्टर, जैसे हमारे देश में फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, अगर इन सब चीज़ों में भी चेंज होता है तो भी हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है और हमारा बीओपी क्या हो जाता है? डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने के कितने कारण हैं, तो आपने ये तीनों लिख देना है। अगला एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर अगर हमें बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो आपको ये समझना है कि इंडिया का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम कैसे है। इंडिया का बीओपी जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं।
तो या तो आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दो, ठीक है, आप अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दो, तो क्या होगा, बाहर के लोग आपका सामान ज्यादा खरीदेंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सचेंज को कंट्रोल करो, जो देश के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अपनी करेंसी की वैल्यू को हम गिरा सकते हैं मार्केट के अंदर। रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करो, जिससे आपके देश का सामान सस्ता होगा, लोग बाहर के सामान को खरीदना कम कर देंगे। फिर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो सामान बाहर से मंगवाते हो कोशिश करो कि वो इंडिया के अंदर ही बन जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इंडिया के, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, जिससे हम सिर्फ अपने इंडिया के बीओपी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर देश की बीओपी के अलग अलग कंडीशन है। तो हम अपने इंडिया के बीओपी को ठीक करना चाहते हैं, जिसमें फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर जो हमारा बीओपी वाला चैप्टर है वो पूरा खत्म हो चुका है। मैंने सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया। अगर नोट नहीं करा तो आप ये नोट कर लेना, और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो और ऐसे ही चले जाते हो, हम लोग भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई, हमारा भी चैनल थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर भी मैं आपको एक नया चैप्टर सिखाऊंगा, बजट चैप्टर आपको कंप्लीट मैं आपको पूरा एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।